गौरा अपनी रसोई के चूल्हे पर दाल चढ़ा ही रही थी कि तभी उसका बेटा गोपाल उसके पास आकर कहता है। माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बेटा कुछ देर रुक जा, चावल बन गए हैं, दाल बनने के लिए रखी हुई है। माँ, आज फिर से दाल चावल? अरे आप दाल चावल के सिवा कुछ और भी बना लिया करो ना। मैं पक गया हूँ रोज रोज ये दाल चावल खा खा कर। बेटा गोपाल, हम गरीबों को राशन में दाल और चावल ही मिलते हैं, तो वही बनेंगे ना बेटा। और कितने लोगों को तो ये भी नसीब नहीं होता, तो इसलिए तुम शुक्र करो हमें ये मिल रहा है। और इतने स्वाद बनते हैं दाल चावल, क्या हर्ज है रोज खाने में। मुझे नहीं अच्छे लगते दाल चावल, मैं जा रहा हूँ बाहर कुछ खाने, पैसे दे दो। पैसे होते बेटा तो दाल चावल नहीं बनाती, अब देख खाना तो यही पड़ेगा तुझे। गोपाल को अपने घर में बनने वाले दाल चावलों से बहुत नफरत थी। तो वहीं गोपाल की बहन सुभद्रा रोज अपने कॉलेज जाने के लिए लंच में दाल चावल ही लेकर जाया करती थी, जिसके कारण एक दिन जब कॉलेज में लंच टाइम था तो सुभद्रा के पास उसकी दोस्त निशा आकर कहती है। क्या यार सुभद्रा, तू रोज रोज हमसे अलग आकर लंच क्यों करती है? चल ना, सब कैंटीन में बैठे हैं, वहीं लंच करते हैं। नहीं नहीं, तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। और वैसे भी मेरे पास ना पैसे नहीं है कि मैं कैंटीन में जाकर कुछ खाऊं। तो तू वहाँ अपने घर का लंच खा लिया करियो, हम भी चख लेंगे तेरा लंच। अगर इन सबको पता चल गया कि मैं रोज रोज दाल चावल लाती हूँ तो ये तो मेरा मजाक उड़ाएंगे। नहीं निशा, तुम जाओ, मैं अकेले लंच कर लूंगी। नहीं, आज तो मैं देख कर ही रहूंगी कि तुम ऐसा लाती क्या हो खाने में जो हमसे शेयर नहीं करना चाहती। इतना बोलकर निशा जबरदस्ती सुभद्रा का लंच बॉक्स छीनने लगती है और इसी छीना झपटी में सुभद्रा का लंच नीचे जमीन पर गिरकर खुल जाता है और उसके सारे दाल चावल भी बिखर जाते हैं। तो वहीं उसके लंच में ये सादा खाना देखकर निशा कहती है। तो इस खाने के लिए हमारे साथ खाना नहीं खा रही थी? अरे सिंपल से दाल चावल ही तो थे। कोई नहीं, चल मैं तुझे अपना खाना खिला दूंगी, मेरे लंच में मटर पनीर है। नहीं खाने मुझे तुम्हारे मटर पनीर, मैं तो दाल चावल में खुश हूँ। इतना बोलकर सुभद्रा अपना लंच बॉक्स उठाती है और कॉलेज से घर चली जाती है। उसके आते ही गौरा उससे कहती है। आ गई बिटिया, आजा, खाना बन गया है, खा ले आकर। सुभद्रा दोबारा से अपने घर की थालियों में दाल चावल देखकर अपनी माँ से कहती है। माँ, मुझको भूख नहीं है, आप ही खा लो। इतना बोलकर सुभद्रा अपने घर के आंगन में बैठ जाती है और आसमान की ओर देखकर कहती है। हे भगवान, क्या हम गरीबों के चूल्हे पर हमेशा दाल चावल ही पकेगा क्या? आखिर हम इतने गरीब क्यों हैं? सुभद्रा की ये बात घर के दरवाजे पर खड़ी गौरा सुन लेती है, जो अंदर आकर अपने आंसू पोंछते हुए कहती है। कैसी माँ हूँ मैं, अपने बच्चों को उनकी पसंद का खाना भी नहीं खिला सकती। अगर कल को सरकार से राशन में दाल चावल मिलना ही बंद हो गया तो मैं अपने बच्चों को क्या भूखा सुलाऊंगी? नहीं नहीं, लेकिन करूँ भी तो क्या? जो काम मैं करती हूँ उससे आने वाले पैसे इन दोनों बच्चों की पढ़ाई के लिए जमा हो जाते हैं। अब इनके पिताजी तो है नहीं जो घर का खर्चा उठा ले। गौरा अपने हालातों को देखकर बहुत उदास हो जाती है, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था, जिसके कारण उनको रोज दाल चावल ही खाने पड़ते थे। ऐसे ही एक दिन गोपाल अपने दोस्तों के संग गांव से बाहर घूमने गया था। वहां से वापस आते हुए गोपाल का एक दोस्त सोहन उससे कहता है। गोपाल यार, बहुत भूख लग रही है और हमारे पास पैसे भी नहीं है। तेरा घर यहीं पास में है, चलना कुछ खिला दे अपने घर ले जाकर। मेरे घर पर इस वक्त कुछ बना नहीं होगा, और बना भी होगा तो वो गरीबों वाले दाल चावल। भाई तेरी मम्मी बना देंगी ना, जो कुछ जल्दी बन सकेगा, प्लीज ले चलना यार। सोहन और बाकी सभी दोस्त गोपाल से जिद करते हैं, जिसके चलते उसको जबरदस्ती अपने दोस्तों को अपने घर ले जाना पड़ता है, जहां उन सब के आने पर गौरा कहती है। अरे गोपाल, तेरे दोस्त आए हैं घर, आओ आओ बच्चों, अंदर आओ, मैं तुम सबके लिए पानी लाती हूँ। आंटी जी, पानी तो बाद में भी पी लेंगे, लेकिन अभी हमें बहुत भूख लगी है, आप हमें कुछ खिला दो। ये गोपाल तो हमें घर ही नहीं ला रहा था, हमें जबरदस्ती आए हैं। आंटी जो खिलाएंगे हम खा लेंगे। अरे बच्चों, अच्छा किया, मैं जल्दी से तुम सबके लिए गर्मा गर्म दाल चावल बनाकर लाती हूँ, बस थोड़ी देर रुको। गौरा जल्दी से सबके लिए दाल चावल बनाकर उन्हें परोसती है और खाना खाने के बाद सभी अपनी उंगलियां चाटते हैं, जिसके बाद सोहन कहता है। आंटी जी, बहुत अच्छे दाल चावल बनाए थे आपने, सच में पेट भर गया, लेकिन दिल नहीं। अगली बार हमारा जब मन होगा दाल चावल खाने का, हम आपके घर आ जाएंगे। हाँ, कभी भी आ जाना, यहाँ तो यही सब बनता है रोज। हाँ हाँ बेटा, जरूर आना। इतना बोलकर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उन सब की बातें कॉलेज से आई सुभद्रा सुन लेती है,
जो उन सबके जाने के बाद अंदर आकर अपनी माँ से कहती है। माँ, ये गोपाल के दोस्त आपके बनाई दाल चावल की बड़ी तारीफ कर रहे थे। ये सुनकर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। देखो माँ, ये तो हम रोज खाते हैं, इसीलिए अब ये हमारे लिए आम सा स्वाद हो गया है। लेकिन जैसे गोपाल के दोस्तों ने खाकर इसकी तारीफ की, वैसे ही कोई और भी अगर ये दाल चावल खाएगा तो तारीफ ही करेगा। तू कहना क्या चाहती है बिटिया, साफ साफ बोल। माँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्यों ना आप दाल चावल का ठेला लगाओ, वो भी हमारे कॉलेज के सामने। बहुत से लोग हैं, बच्चे हैं जो सादा घर का खाना खाना पसंद करते हैं और आपके बनाए दाल चावल सच में बहुत टेस्टी है। पर बिटिया कैसे इंतजाम होगा एक ठेले लगाने का? वो सब मैं कर लूंगी। वैसे भी राशन से हमें इतने चावल मिल ही जाते हैं कि हमारे खाने के बाद भी चावल बच जाते हैं, हम उनका इस्तेमाल करके अपना काम शुरू कर सके। सुभद्रा एक लकड़ी की टूटी फूटी रेड़ी का इंतजाम करती है, जिसके बाद वो उसकी अच्छे से मरम्मत करके उसे साफ सुथरा रूप देती है। और अगले दिन सुबह सुबह गौरा और सुभद्रा बहुत सारे दाल चावल बनाने की तैयारी करते हैं। कुछ देर में जब खाना बनकर तैयार हो जाता है तो वो लोग उस खाने को बड़े बड़े पतीलों में डालकर रेड़ी पर रखते हैं और एक छोटा सा स्टोव भी उस रेड़ी पर रखते हैं ताकि समय समय पर वो खाना गर्म कर सके। अब दोनों माँ बेटी सुभद्रा के कॉलेज के लिए निकल जाती हैं और कुछ देर में कॉलेज के बाहर ही अपनी रेड़ी रोककर खड़ी हो जाती हैं। कुछ देर में जब कॉलेज से आने वाले बच्चे कॉलेज के बाहर दाल चावल की रेड़ी देखते हैं तो हैरान होते हैं। उन्हीं में शामिल निशा जब ये देखती है और साथ ही सुभद्रा को भी खड़ा देखती है तो वहाँ आकर कहती है, सुभद्रा, ये सब क्या है? तुम आज कॉलेज नहीं आओगी क्या? और ये किसकी रेडी है? अरे ये मेरी और मेरी माँ की है। गरीब के दाल चावल नाम की रेड़ी है। यहाँ तुमको राजमा चावल, चने की दाल चावल, मसूर की दाल चावल आदि सब मिलेंगे। क्या दाल चावल? अरे ये खाना तो लोग जब घर पर बने तब नहीं खाते, तो बाहर क्यों खाएंगे? इससे अच्छा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, कुछ और काम कर पाओगी, वरना ये गरीब के दाल चावल तुमको गरीब ही बना कर रखेंगे। निशा इतना बोलकर जाने लगती है कि तभी कॉलेज के कुछ बच्चे सुभद्रा और गौरी की रेड़ी के पास आकर दाल चावल की एक एक प्लेट लगाने को कहते हैं। ऐसे ही देखा देखी बहुत बच्चे और आते हैं और थोड़ी देर में लगभग हर बच्चा दाल चावल की प्लेट खाकर उसकी तारीफ करके कॉलेज जाता है। पहले ही दिन इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलने पर गौरा बहुत खुश थी और आधे दिन में ही उनके दाल चावल बिक जाते हैं। जिसके बाद गौरा घर आकर रात के खाने के लिए जब गोपाल को बुलाती है तो खाने में इस बार दाल चावल की जगह सब्जी रोटी और रायता देखकर गोपाल कहता है, अरे वाह, आज दाल चावल नहीं बने, ये चमत्कार कैसे हुआ? ये चमत्कार दाल चावल की वजह से ही हुआ है, क्योंकि हमारा रोज का खाना किसी के लिए कभी कभी खाने वाली चीज होती है, और जब उनको वो कभी कभी खाने वाली चीज टेस्टी मिलती है तो वो उसके लिए रोज आते हैं। क्या मतलब? मतलब ये है कि अब हम दाल चावल खाने वाले गरीब नहीं रहेंगे, बल्कि अब हम अपने दाल चावल खिलाएंगे बाकी सब लोगों को भी, वो भी पैसों में। सुभद्रा सब कुछ गोपाल को बताती है, जिसके बाद गोपाल बहुत खुश होता है और अगले दिन से सुभद्रा अपने कॉलेज की पढ़ाई संभालती है और गोपाल अपनी माँ के साथ दाल चावल का ठेला। राधा की अपनी बहू को लेकर बहुत सपने थे। उसने सोचा था वो अपनी बहू के साथ अलग अलग जगह घूमने जाएगी, उसके साथ शॉपिंग करेगी, रात को खाने के बाद टहला करेगी। लेकिन उसके सपनों पर पानी तब फिर जाता है जब एक सुबह उसका बेटा पंकज, एक पैर वाली लड़की जिसने खड़े होने के लिए बैसाखी का सहारा लिया हुआ था, उसके साथ अपने घर आया और आकर अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे पता है आपको ये जानकर हैरानी होगी और शायद आप मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने शादी कर ली है, वो भी इससे। ये रिया है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए मैंने आपको बिना बताए इससे शादी कर ली। क्या शादी कर ली? वो भी एक पैर वाली लड़की से? तुझे पता भी है तूने क्या किया है? मेरी बहू को लेकर मैंने हजारों सपने सजाए थे, जिसको तूने पल भर में तोड़ दिया। कैसा बेटा है तू? 4 दिन के प्यार के चलते अपनी माँ के सपनों को चकनाचूर करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? माँ, मैं जानता हूँ मैंने गलत किया, लेकिन मैं क्या करता, सिचुएशन ऐसी हो गई
वो मेरी पंकज जी मैं बात करती हूँ। माँ जी मानती हूँ, मेरी इस हालत को देखकर आपको लग रहा हो कि आपके बेटे ने किससे शादी कर ली, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ मैं अपनी इस कमी को कभी भी अपनी जिम्मेदारियों के बीच नहीं आने दूंगी। चुप, एकदम चुप। जो खुद की जिम्मेदारी अपने दो पैरों पर नहीं उठा सकती, वो मेरे घर की जिम्मेदारी उठाने की बात कर रही है। और पंकज, तू आखिर क्या सोचकर तूने इस एक पैर वाली लड़की को मेरे घर की बहू बनाया? माँ, अभी आप गुस्सा हैं, इसीलिए रिया की कमी के आगे आपको उसकी अच्छाई नहीं दिखेगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि रिया से बेहतर कोई और लड़की इस घर के लिए हो ही नहीं सकती। अरे, इस एक पैर के सहारे जो खुद के लिए कुछ करने में असमर्थ है, वो मेरे लिए क्या करेगी? तू मेरा बेटा है, इसलिए तुझे घर से तो नहीं निकाल सकती, लेकिन इस लड़की को मैं अपनी बहू भी नहीं मान सकती। राधा इतना बोलकर चली जाती है तो वहीं ये सब सुनकर रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिस पर पंकज उससे कहता है, तुम रो मत रिया, देखना माँ को जब सच्चाई पता चलेगी तो वो तुमको जरूर अपनाएंगी। नहीं पंकज जी, माँ जी को कभी सच्चाई पता नहीं चलनी चाहिए। मैं खुद से माँ जी को मनाने की कोशिश करूँगी। रिया अपाहिज थी, उसका एक पैर नहीं था। बावजूद इसके पंकज ने उससे शादी की और उसे अपने घर लाया, लेकिन उसकी सास के ना स्वीकारने के कारण रिया का दिल दुखता है। अगले दिन सुबह के समय रिया बैसाखी के सहारे रसोई में जाती है और चाय नाश्ते की तैयारी करने लगती है। इतने में हॉल में बैठी राधा के पास उसकी पड़ोसन माया आती है, जो उससे कहती है, क्या बात है राधा बहन, घर में छुपी बैठी हो, पार्टी वार्टी देने से बचना चाहती हो क्या? किस बात की पार्टी माया बहन? अरे बहू लाई है घर में और बोलती है किस बात की पार्टी? अरे पूरा मोहल्ला जानता है और पूरे मोहल्ले ने देखा है कि कल तेरा बेटा एक लड़की के साथ आया था, लेकिन ये बात समझ नहीं आ रही कि तेरा बेटा ऐसे छुपकर शादी करके क्यों आया? लड़की को भगा कर लाया है क्या? भगाकर? अरे वो भागने लायक ही कहाँ है। मेरे बेटे ने मेरे सपनों को चकनाचूर करके जिस लड़की से शादी की है, वो एक पैर वाली है, दूसरा पैर है ही नहीं उसका, तो कहाँ से भागेगी? बैसाखी के सहारे तो खुद चलने वाली भाग सकती है क्या? क्या एक पैर वाली बहू? माया के इतना बोलते ही रिया वहाँ बैसाखी के सहारे उन दोनों के लिए चाय लेकर आती है। रिया की आंखों में अपनी सास की बातें सुनकर आंसू आ जाते हैं और वो भारी मन से माया से कहती है, नमस्ते आंटी जी, लीजिए चाय पीजिए। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? तू आराम करती, मुझे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। तू इतनी मुश्किल से चाय लेकर आई है। क्यों माया, दया आ रही है इस पर? अरे शायद मेरे बेटे ने भी दया करके ही इससे शादी करी, वरना उसकी मति नहीं मारी थी जो एक पैर वाली लड़की को अपनी पत्नी और मेरी बहू बनाता। अरे राधा बहन, कोई बात नहीं, बहू तो बहू है और वो अपनी कमी को भुलाते हुए भी देखो तुम्हारे लिए चाय लेकर आई है। अब स्वीकार भी कर लो उसे। कभी नहीं। राधा इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद माया भी रिया के सर पर प्यार से हाथ फेर कर चली जाती है। अपनी सास के गुस्से के चलते रिया मन ही मन सोचती है कि वो आखिर अपनी सास का गुस्सा शांत करने के लिए क्या करे। इसलिए वो पूरे घर की साफ सफाई और काम करने लगती है। ऐसे ही एक दिन घर की साफ सफाई करके वो कपड़े धोकर छत पर डालने जाती है, लेकिन वो आधी सीढ़ियाँ चढ़ती है कि बैसाखी के फिसलने के कारण रिया भी उसी के साथ नीचे आ गिरती है। उसके गिरने की आवाज सुनकर राधा और पंकज बाहर आते हैं और रिया को गिरा हुआ देखकर पंकज जल्दी से उसके पास जाकर कहता है, रिया, ये क्या हुआ? तुम गिरी कैसे? माँ, मेरी मदद करो, रिया को उठाओ। कुछ नहीं हुआ पंकज जी, मैं ठीक हूँ। कुछ ठीक नहीं हो तुम। माँ, मेरी मदद करो ना। देखो ना, रिया के सर से खून निकल रहा है, हमें इसको हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। मेरी मर्जी पूछकर तूने इस एक पैर वाली अपाहिज से शादी की थी, नहीं ना? तो अब मेरी मदद क्यों चाहिए तुझे? अरे अगर आज इसके दोनों पैर ठीक होते तो क्या गिरती है? माँ! पंकज जी, माँ को कुछ मत बोलिए, मैं ठीक हूँ, बस सर में छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। पंकज खुद ही किसी तरह रिया को अपनी गोद में उठाता है और कमरे में लेकर जाता है, जहाँ कुछ देर में डॉक्टर आकर रिया की मरहम पट्टी करते हैं और उनके जाने के बाद पंकज रिया का हाथ पकड़ के उसके साथ बैठा होता है और कहता है, रिया, आज तो माँ ने हद कर दी। इतनी भी क्या नफरत कि अपनी बहू को दर्द में देखकर भी वो मदद ना करे। हद है। कोई नहीं पंकज जी, वो माँ है, उनको अपने बेटे की बिना बताए शादी करने का दुख है, ऊपर से ऐसी लड़की से शादी जिसका एक पैर ही नहीं है। लेकिन इसके पीछे का कारण तो वही है ना, मुझे याद है 2 महीने पहले। पंकज अपनी गर्लफ्रेंड रिया के साथ कार ड्राइव करके किसी काम से जा रहा था, तभी उसकी माँ का फोन आता है,
जिस पर पंकज जल्दी से फोन उठाकर कान पर लगाते हुए कहता है। माँ मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, आपको 1 घंटे में फोन करता हूँ। पंकज इतना बोलकर फोन काट देता है, लेकिन राधा ऐसे पंकज के फोन काटने पर कहती है, कैसा बेटा है, माँ की बात सुने बिना ही उसका फोन काट दिया। कोई नहीं, मैं भी उसकी माँ हूँ, तब तक फोन करती रहूंगी जब तक उठा नहीं लेता। इतना बोलकर राधा बार बार पंकज को फोन मिलाने लगती है। ये देखकर उसके साइड में बैठी रिया कहती है, माँ को कोई जरूरी काम होगा, उठा लो फोन, क्या मैं उठाऊं? नहीं, माँ को मैंने भी बताया नहीं है हमारे बारे में। तुम्हारी आवाज सुनकर भड़क जाएंगी, लेकिन पता नहीं इनसे वेट क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ साइड में गाड़ी लगाने की भी जगह नहीं है। पंकज इतना बोलकर ड्राइव करते हुए ही फोन उठाने लगता है, लेकिन फोन उठाते हुए उसका ध्यान सामने से हट जाता है और अचानक ही एक तेज रफ्तार गाड़ी से उसकी टक्कर हो जाती है। इस एक्सीडेंट में पंकज और रिया की जान तो नहीं जाती, लेकिन रिया को अपने एक पैर से हाथ धोना पड़ता है। अगर उस दिन माँ बार बार फोन नहीं करती तो फोन उठाने के चक्कर में हमारा एक्सीडेंट नहीं होता। माँ को तो ये तक नहीं पता कि उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था। 1 हफ्ते तक मेरा फोन बंद था और जब ऑन हुआ तो माँ ने ये नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ, बस ये पूछा फोन क्यों नहीं किया। कोई नहीं पंकज जी, उस एक्सीडेंट में हम बच गए, यही बहुत है हमारे लिए। लेकिन मेरी गलती की सजा तुम्हें मिली। मैंने फोन ना उठाना चाहा होता तो तुम्हारे दोनों पैर ठीक होते, माँ भी तुमको अपना लेती, लेकिन अब ना वो तुमको अपना रही हैं, ऊपर से दूसरों के आगे भी जलील करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। रिया का एक पैर पंकज की लापरवाही से गया। ये बात उसके कमरे के बाहर खड़ी राधा ने सुनी तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसको अपने किए पर पछतावा तो हुआ ही, साथ ही वो एक माँ होने के फर्ज को भी अच्छे से नहीं निभा पाई। उसे इसका दुख भी हुआ। ये सुनकर वो अपने कमरे में जाती है और खुद को बंद करते हुए कहती है, कैसी माँ हूँ मैं, अपने बेटे के इतने दिन गायब होने पर ये तक नहीं पूछा कि वो कैसा है। अगर उस एक्सीडेंट में उसे कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। और बहू, उसको मैंने कितना सुनाया, उसके खुद के पैरों पर ना खड़े होने का कितना मजाक बनाया, जबकि उसके पैर तो मेरे ही कारण गए। लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारूंगी, बिना ये बताए कि मुझे ये सच्चाई पता है, वरना मेरे बच्चे मेरे बदले हुए स्वभाव को मेरी दया समझेंगे। राधा बिना ये जताए कि उसे अब सच्चाई पता है, धीरे धीरे अपने अंदर बदलाव दिखाती है। रिया की सीढ़ियों से गिरने के बाद से वो उसके लिए खाना और पानी सब कमरे में ही लाने लगी थी। उसके ठीक होने के बाद उसके कामों में उसकी मदद करने लगती, जिसके कारण रिया को भी खुशी हुई कि धीरे धीरे ही सही उसकी सास ने उसे अपना तो लिया। जिसके बाद राधा अपनी एक पैर वाली बहू के साथ ही अपने इधर उधर घूमने वाले सपने को पूरा करती है। गीतांजलि की 2 बहुएं थीं। उसकी बड़ी बहू राधिका हिंदू थी, तो वहीं उसकी छोटी बहू जोया मुस्लिम थी, जिसके चलते दोनों में बिल्कुल भी नहीं बनती थी और आए दिन घर में तमाशे हुआ करते थे, जिससे गीतांजलि बड़ी परेशान थी। एक दिन सुबह के समय जहां एक तरफ राधिका मंदिर में घंटियां बजाकर आरती करते हुए भगवान की पूजा कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ जोया अपने कमरे में बैठी नमाज पढ़ रही थी। लेकिन घंटियों की आवाज की वजह से जोया को नमाज पढ़ने में बहुत परेशानी होती है। फिर भी वो जैसे तैसे करके अपनी नमाज खत्म करके नीचे आती है और चुपचाप राधिका के पीछे खड़ी हो जाती है। कुछ देर बाद राधिका आरती खत्म करके पीछे मुड़ती है तो जोया को अपने पीछे खड़ा देखकर कहती है, हाय राम, ये क्या तरीका है? जोया, तुम ऐसे चुपचाप मेरे पीछे आकर खड़ी क्यों हो गई? मुझे डरा रही हो क्या? जेठानी जी, हम आपके पीछे आपको डराने के लिए नहीं खड़े हैं, बल्कि आपकी पूजा खत्म होने का इंतजार कर रहे थे, ताकि फिर हम आपसे अपनी बात कह सके। हाँ बोलो, क्या कहना है तुम्हें? मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, अभी मुझे बहुत काम है। जेठानी जी, हम जानते हैं आपको हमसे बड़ी परेशानी है, लेकिन आज हम 1 हफ्ते से देख रहे हैं कि आप हमेशा हमारे नमाज के टाइम पर ही इतनी जोर जोर से घंटियां बजाती हैं कि हमसे ठीक से नमाज भी नहीं हो पाती। क्या आप थोड़ा धीरे घंटी नहीं बजा सकती? अच्छा, तो तुम अब चाहती हो कि मैं तुम्हारी नमाज के चलते अपनी पूजा भी ना करूं? अब तुम्हारे नमाज और मेरी पूजा का समय एक है, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? लेकिन जेठानी जी, हमने आपको पूजा करने के लिए नहीं मना किया, घंटी धीरे बजाने को बोला है, ताकि हमें कोई परेशानी ना हो और ना ही आपको हो। देखो जोया, तुम इस घर में कुछ दिन पहले आई हो, लेकिन मैं यहाँ बहुत सालों से हूँ। मैं ऐसे ही रहती आई हूँ। मैं अपनी आदतों में कोई बदलाव नहीं लाऊंगी।
राधिका और जोया आपस में बहस कर ही रही होती हैं। तभी उसकी सास गीतांजलि वहां आ जाती है और अपनी दोनों बहुओं को आपस में बहस करता देख उनसे कहती है, हाय हाय, किस बात पर तुम दोनों आपस में लड़ने लगी इतनी सुबह सुबह? इस घर में तो कभी शांति रहती ही नहीं है। और बड़ी बहू तू इतनी जोर से घंटियां क्यों बजाती है? एक काम कर, कल से मंदिर का घंटा ले आ बजाने के लिए, ताकि घर वालों के साथ साथ बाहर वालों को भी पता चल जाए कि राधिका बहू पूजा कर रही है। तू पूजा अपनी शांति के लिए करती है या दूसरों की शांति भंग करने के लिए? अम्मी जी, हम भी तो इनसे यही कह रहे हैं। इनकी इन्हीं घंटियों की आवाज से हम अपने कमरे में बैठकर नमाज पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ भी हमें शांति नहीं मिलती। अब हम भी इनसे यही कह रहे हैं कि ये घंटी धीरे से बजाया करे। बात तो तुम सही कह रही हो जोया बहू। राधिका, कल से तुम थोड़ा धीरे घंटी बजाया करो, ताकि ना तुम्हें पूजा करने में परेशानी हो, ना छोटी बहू को नमाज पढ़ने में। क्या बात है माँ जी, अभी तो आपकी छोटी बहू को आए हुए 4 दिन भी नहीं हुए और आप तो अभी से इसकी साइड लेने लग गई। अपनी मुस्लिम बहू आपको कुछ ज्यादा ही अच्छी लगने लगी है। और मेरे लिए तुम दोनों ही मेरी बहुएं हो। बात यही खत्म। अब तुम दोनों जाकर घर का काम करो और देखो, यहाँ खड़े होकर युद्ध मत करो। अपनी सास की बात सुनकर राधिका और जोया दोनों वहां से चली जाती हैं। समय बीतता है, लेकिन दोनों की आपसी तकरार में कोई बदलाव नहीं आता। एक दिन जोया रसोई में चिकन बना रही थी, तभी राधिका वहां आ जाती है और जोया को चिकन बनाता देखकर जोर जोर से अपने सर पर हाथ मारते हुए अपनी सास को आवाज देकर कहती है, माँ जी कहाँ है आप? जल्दी आइए, देखिए आपकी ये छोटी बहू क्या कर रही है आपकी रसोई में। जल्दी आइए माँ जी। क्या हो गया जेठानी जी? आप इतनी जोर जोर से अम्मी को आवाज क्यों दे रही हैं? अब क्या गुस्ताखी कर दी हमने? वो तो अभी माँ जी आकर तुम्हें बताएंगी कि तुमने क्या किया है। कहाँ रह गई माँ जी, जल्दी आइए ना। राधिका की आवाज सुनकर गीतांजलि के साथ साथ उसका छोटा बेटा हार्दिक भी वहां आ जाता है। तभी राधिका कहती है, अच्छा हुआ देवर जी आप भी साथ में आ गए माँ जी के। आप देखिए, अब देखिए अपनी बीवी को शनिवार के दिन घर में रसोई में चिकन बना रही है। ओ सॉरी भाभी, इसमें जोया की गलती नहीं है। अब मुझे याद नहीं था कि आज शनिवार है और मैंने ही इसे कहा था कि चिकन बना ले। माफ कीजिएगा। क्यों माफ करूं देवर जी, अगर यही गलती मैंने करी होती ना तो माँ जी मेरा जीना हराम कर देती। माँ जी अब आप कुछ नहीं बोलेंगी? मैं क्या बोलूं? मैं ये हिंदू और मुस्लिम बहू के बीच में पिस कर रह गई हूँ। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन तुम दोनों आपस में बहस करने का कोई बहाना ढूंढ ही लेती हो। अगर इसने गलती से चिकन बना भी लिया था तो इसे शांति से समझा भी तो सकती थी ना, लेकिन तुझे तो बस तमाशा करने की आदत है। हाँ भाभी, माँ सही कह रही है। जोया इस घर में नहीं है, लेकिन आप तो नहीं है ना, आप ही बड़प्पन दिखा देती। अब बहुत हो गया तुम दोनों का। अब मैं हिंदू और मुस्लिम बहुओं का बंटवारा करके ही रहूंगी, तभी इस घर में शायद शांति हो जाए। गीतांजलि इतना कहकर घर के बीचों बीच एक लकीर खींचकर अपनी हिंदू मुस्लिम बहुओं का बंटवारा कर देती है, जिसके बाद दोनों अपनी अपनी सीमा में रहना शुरू कर देते हैं। समय बीतता है। समय के साथ बंटवारे से घर में शांति तो आ जाती है, लेकिन उनके जीवन में तूफान मच जाता है, क्योंकि पहले जहां उन्हें घर के सारे आधे आधे काम करने पड़ते थे, वहीं अब बंटवारे की वजह से उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता था। फिर चाहे वो घर की सफाई हो, खाना बनाना हो या कहीं आना जाना हो, जिससे दोनों को ही परेशानी होने लगी थी। तभी एक दिन जोया के घर में राशन खत्म हो जाता है और वो अपने पति हार्दिक से कहती है, हार्दिक जी, घर का राशन खत्म हो चुका है, जाकर आप ले आइए ना राशन। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं और राशन लेने जाऊंगा। ये औरतों वाले काम मुझसे नहीं होते। ठीक है, फिर हम अम्मी जी से कह देते हैं, वही ले आएंगी, क्योंकि हम तो बाहर जाते नहीं हैं। माँ के पास तो गलती से चली मत जाना, क्योंकि माँ ये सब काम नहीं करती है। ये सारे काम बड़ी भाभी करती थी, लेकिन तुमने तो आते ही बंटवारा करवा दिया और अब ये सब काम करना भी सीख लो। अपने पति की बात सुनकर जोया सर पकड़े बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ राधिका के सर में बहुत जोरों से दर्द हो रहा था। तभी उसकी सास उसके कमरे में आती है और उसे सर पर कपड़ा बांधे हुए देखकर कहती है, तुझे क्या हो गया? तू क्यों सर पर कपड़ा बांधे हुए बैठी हुई है बहू? माँ जी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है कल रात से।
इतना सर दर्द हो रहा है, गोलियां भी खा ली लेकिन कोई आराम नहीं हो रहा। अच्छा, लेकिन अभी तो कुछ समय पहले तुझे ऐसा ही दर्द हो रहा था ना, तो वो ठीक कैसे हुआ? माँ जी, वो तो जोया ने मुझे काढ़ा बना कर दिया था, उसे पीते ही मेरा सर दर्द गायब हो गया था। अच्छा, लेकिन अब तो बंटवारा हो गया है तुम दोनों के बीच में, तो वो तुझे काढ़ा क्या, एक गिलास पानी भी ना दे? अगर बंटवारा नहीं हुआ होता तो तेरा सर दर्द आज भी ठीक हो जाता। गीतांजलि इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। उसकी बातें सुनकर राधिका सोच में पड़ जाती है। थोड़ी देर बाद वो अपनी सास के कमरे में जाती है और अपनी देवरानी जोया को उनसे बात करता हुआ सुनती है। अम्मी जान, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है कि एक घर में रहने के लिए बहुत सी चीजों को नजरअंदाज करना पड़ता है। मुझे जेठानी जी को समझना चाहिए था। आप ये बंटवारा खत्म कर दीजिए। जोया की सारी बातें कमरे के बाहर खड़ी राधिका सुन रही होती है, जिसे सुनकर वो अंदर आकर कहती है, हाँ माँ जी, जोया ठीक कह रही है। आप ये हिंदू मुस्लिम बहू का बंटवारा खत्म कर दीजिए। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हम अब कभी नहीं लड़ेंगे एक दूसरे से। अपनी बहू को अपनी गलती पर पछताते देखकर गीतांजलि उन्हें माफ कर देती है और अपनी हिंदू मुस्लिम बहुओं के बंटवारे को खत्म कर देती है, जिसके बाद राधिका और जोया भी हर भेदभाव को भुलाकर एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।